नमस्कार, मैं वायर हिंदी के लिए कृष्णकांत। हमारे साथ आज हैं सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा जी और उनके साथ में हैं निखिल दे। हम लोग विभिन्न सामाजिक मसलों पर, नागरिक अधिकारों पर, आधार, मनरेगा जैसी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। अरुणा जी, सरकार अभी आरटीआई कानून में संशोधन करने जा रही है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो इस कानून को जो है और कमज़ोर करेगी। आप क्या मानती हैं, ऐसा है? ऐसा है कि कानून के रूल्स में अमेंडमेंट्स हैं जी। इसमें दो तीन बातें हैं। अब क्योंकि सूचना के अधिकार को बनाने में एक बड़ा अभियान और उसमें जनता जुड़कर बनाया उसको, तो हमारे आदतीन हो गए हैं कि जो भी हम सरकार में सूचना के अधिकार के मुद्दों में साथ मिलकर बैठकर चर्चा, वाद विवाद, असमर्थ जो भी हो हम साथ मिलकर करने की आदत हो गई है। अभी ये जो नए जो रूल्स के जो अमेंडमेंट आए हैं इसके बारे में हमसे कोई ज्यादा वार्ता नहीं हुई है। तो ये अभी पिछले 3-4 सालों में जो भी कुछ संशोधन हो या जिसके ऊपर विचार हो तो हमें कुछ बताया नहीं जाता है। तो एक तरीके से वहाँ सरकार के भीतर जो बातें होती हैं वो तो बिल्कुल ओपेक हो गए हैं, तो हम तो उसको कुछ समझते ही नहीं है क्या करने वाले हैं। तो पद्धति में ही फर्क है। एक तो इसमें जो बातें आई हैं बाहर, उसमें दो चीजों पर मैं बात करना चाहती हूँ, उसके बाद निखिल भी बोलेंगे। तो दो बातें जो मुझे बहुत चिंताजनक लगता है, एक तो ये कह रहे हैं कि कोई भी सूचना लेने के लिए कोई भी अर्जी दे तो कमीशन पहुंचने से पहले वो वापस अर्जी को ले सकते हैं। तो बार बार ये जो गलत चीज जो कही जाती है कि कुछ लोग सूचना के अधिकार से ब्लैकमेल करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं जी। ये तो ब्लैकमेल को बढ़ाएगा। मुझे आपके बारे में कुछ मुझे मिल गया, मुझे सूचना लेनी है, तो मैं सूचना के एप्लीकेशन डालूंगी और फिर मैं कहूंगी जनाब मैंने डाला है, अब उसका सौदाबाजी करिए। तो वो सौदाबाजी करेंगे, आपने मुझे खुश कर दिया तो मैं वापस ले लूंगी और मुझे खुश नहीं किया तो वो जाएगा आगे। तो ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जो कानून बना था उसको भ्रष्टाचार बढ़ाने का कानून जैसे बन जाएगा, इससे मुझे बहुत चिंता है। जो दूसरी बात है जो मुझे बहुत चिंताजनक लगता है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि सूचना मांगने के जो व्यक्ति जो मांगता है वो उसकी देहांत हो जाए, वो जैसे भी हो वो सूचना फिर नहीं दी जाएगी। मुझे लगता है ये बिल्कुल विपरीत है हमारे सोच की। दो चीजें बताती हूँ। 60 से ज्यादा लोग अपने जान गंवा दिए हैं जिनको हम सच में बिल्कुल शहीद मानते हैं, जो सूचना से इस देश की तरक्की में लाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अलग अलग चीजों पर कानून आने के बाद पहले तो यही देखा गया है कि बड़ी संख्या में आरटीआई कार्यकर्ता देश भर में मारे गए हैं। तो अगर कोई कार्यकर्ता कोई महत्वपूर्ण सूचना मांगता है और इस बीच उसकी हत्या हो जाती है तो सरकार वो सूचना भी नहीं देगी और ऐसे किसी व्यक्ति को कोई सुरक्षा भी नहीं दी जाती है। तो बिल्कुल है ही नहीं। जो विसिल ब्लोअर्स का जो कानून है अभी तक लोकसभा में पड़ा है, पारित नहीं हुआ है अभी तक, वो उसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है। नोटिफिकेशन नहीं निकला तो कानून है ही नहीं, आप ये मान लीजिएगा। तो वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं कि इसका क्या होगा, आपके ऐसे प्रश्न पूछने वालों का हत्या लगातार होगा क्योंकि वो सूचना बाहर नहीं निकलेगा और ये मौत का दंड है। ये तो मैं सोचती हूँ इतना खतरनाक है कि इसको हम होने दें तो हम लोग अपने साथियों को मौत के दंड खुद ही दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों पे सूचना के अधिकार के जितने भी हम लोग 60 से 80 लाख के बीच में हर साल सूचना मांगते हैं। इतने लोग हैं जो इस देश में मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग अपने देश का कानून का इंडिया में शायद होता है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी देश में उनके खुद के, क्योंकि अभी 62 देशों में सूचना का अधिकार का कानून बन चुका है, मगर कोई देश में इतने लोग सूचना का उपयोग नहीं करते जिसे इंडिया करता है। बार बार हम कहीं जाते हैं तो इसी पर शाबाशी होती है कि एक तो इतने ज्यादा पैमाने में लोग इस्तेमाल करते हैं और साधारण लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या विचित्र चीज है जो इस सरकार को सूझा, वो मुझे समझ में नहीं आता। मगर और भी बातें जो निखिल कहेंगे। अच्छा निखिल जी, जो बातें अरुणा जी कह रही हैं कि लोगों को इससे उनकी हत्याएं होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो जो कानून एक बहुत ही संघर्ष के बाद हासिल किया गया था भारतीय जनता को, और ये माना जा रहा था कि वो लोकतंत्र को बहुत मजबूत करेगा, तो क्या सरकार उसको 4 कदम और पीछे खींच रही है?
हाँ, ये तो इन दो चीजों में तो बिल्कुल खींच रही है जी। और अब 10 साल से ऊपर हो गए इस कानून को रहे। रूल्स बनाना, इसके नियम बनाना एक मौका है इसको आगे ले जाने का। कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है, रूल से आप दिखाओ। तो एक बात जो अरुणा जी ने कही, ये लगभग 3 साल पहले एक प्री लेजिस्लेटिव पॉलिसी बना कि आप कोई भी नया कानून लाओ या नियम लाओ, उसके भरपूर चर्चा का मौका दो। जी। ये ही जगह है कि एक लोकतंत्र में आप लोगों के सबके सोच विचार ला सकते हैं और सबसे अच्छी चीज को आगे ले जा सकते हैं। मात्र 15 दिन दिया है इन्होंने, 15 अप्रैल, वो भी वेबसाइट पे, वो भी ईमेल से जवाब दो। तो दिखता है साफ कि किनके साथ आप बात करना चाहते हो। जबकि उस प्री लेजिस्लेटिव पॉलिसी जो भारत सरकार के अंदर लॉ डिपार्टमेंट ने मान लिया है, अनिवार्य कर दिया है कि आपको लंबी चर्चाएं करनी चाहिए, लोगों के व्यूज लेके, और बताना चाहिए क्यों किसी चीज को लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। इन दो चीजों के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो लोगों को और तकलीफ देगा। जी। सूचना के अधिकार के कानून का एक हिस्सा है धारा 4, जो बिना सूचना मांगे, अर्जी दिए लोगों को सब कुछ पता चल जाए। और वो धारा 4 के अंत में लिखा है कि इतना अच्छा इसको करते जाएं कि एक दिन ऐसा आए जहां लोगों को सूचना के अधिकार के कानून को काम में लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, लोगों को स्वतः ही मिल जाए, चीजें अपने आप पारदर्शी होती जाए। बिल्कुल। अब उस चीज को और ठीक करना चाहिए। नियम एक बहुत बढ़िया मौका था, तो नियम कुछ चीजों पर और कठिन कर रहा है। एक उदाहरण के रूप में इस नियम में लिखा हुआ है कि वो सूचना मांगने वाला, अर्जी देने वाला जो व्यक्ति है, उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि वो कुछ भी डॉक्यूमेंट यदि सबमिट कर रहा है या डाल रहा है, उसको सर्व करना पड़ेगा उस अधिकारी को। जी। अब वो कोर्ट जैसी प्रक्रिया बनने लग गई, जबकि ये कानून की मूल मंशा ये है कि कमिश्नर ही आपके तरफ से बैठे, क्योंकि सूचनाएं निकलनी ही चाहिए, चाहे मैं पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, मैं डॉक्यूमेंट पहुंचाऊं या नहीं। सरल चीज है, सूचनाएं तो देनी ही है, कुछ अपवाद को छोड़ के। तो इस प्रकार के बहुत सारे चीजों को जटिल भी कर रहे हैं ये नियम। लेकिन एक बात है कि आप यदि खोल दो, टाइम दो, तो लोग अपने आप, अरुणा जी और मैं नहीं, हमारा अभियान नहीं, सारे लोग इस कानून से, जैसे अरुणा जी ने कहा, ये अपना मानते हैं, अपना कानून खूब सोचते हैं कैसे कमीशन ज्यादा ठीक हो जाए, कैसे जो पेनल्टीज लगाए गए हैं वो वसूल हो। ये 3-4 जगह है जहाँ कानून में कमियां हैं जी, उसको बहुत अच्छे तरीके से वो सुझाव दे देंगे कि इसको कैसे ठीक करें। और दूसरा है कि आज हम सब कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये वाला रूल नंबर 12 पर जो आपने कहा है ये सही है या गलत है, लेकिन बहुत सारे और सुझाव आ सकते हैं जो आपने डाला ही नहीं। जरूरी थोड़ी है कि केवल जो उन्होंने सुझाए हैं उन्हीं पर हम हमारी टिप्पणी दें। रूल एक ऐसा मौका होता है जहां हम कहते हैं कि कानून के किसी भी हिस्से को सक्रिय करने के लिए, सशक्त करने के लिए हम रूल बना के उसको सशक्त करें। तो बहुत एक अच्छा मौका शायद हम गंवा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, किसी और कानून में डिस्कशन का मौका भी बहुत कम मिला इस सरकार के दौरान। ये एक परिपाटी सी बन गई है, इक्के दुक्के चीज में थोड़े दिन के लिए वेबसाइट पे डालते हैं, फिर वो उनको जो जवाब मिलते हैं उस पर कोई गारंटी। अच्छा, ये वेबसाइट पे जो रायशुमारी करने का चलन है कि वो मांगेंगे कि जनता अपनी राय दे, तो जो लोग, जैसे आरटीआई कानून का उदाहरण लीजिए, जो लोगों ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई, जिन्होंने उसको ड्राफ्ट किया, जिन्होंने उसके लिए स्ट्रगल किया, उनसे आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। कानून जानने वालों से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच जानने। ये जो मोबाइल गवर्नेंस है कि सारी चीजें ट्विटर पर चलेंगी और फेसबुक पर और वेबसाइट पर और यहाँ चलेंगी, तो क्या उसका नतीजा ये होने जा रहा है कि वो कानून कमजोर हो जाएगा? तो मैं कह रहा ये इसमें बिल्कुल वर्ग विशेष एक झुकाव है जी। यदि इसमें साफ आप कह रहे हैं कि गरीब हमारे लिए इस देश के नागरिक ही नहीं है, और महिलाएं एक उम्र के बाद हमारे नागरिक ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ना ट्विटर का ना ऐसे कोई व्यवस्था है, उनके साथ तो रूबरू बात करनी पड़ती है। तो ऐसे खुले मंच जिसमें आप एक दूसरे के साथ बात कर सकें, वो अनिवार्य है इस देश के आज भी। हम ये नहीं सोच सकते कि टेक्नोलॉजी के आधार पर और फेसबुक के और ट्वीट के आधार पर
एक कानून का संशोधन या कानून के संबंधित रूल्स का संशोधन हो सकता है। ठीक है, आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आप पर चर्चा एक बहुत बुनियादी अंग है लोकतंत्र के जी। तो उसके लिए मौका बराबर खत्म होता जा रहा है। तो इसमें एक संघर्ष है जो ये है कि लोकतांत्रिक जगह बने जहाँ पे हम विचार विमर्श करने के लिए जगह हो, क्योंकि पार्लियामेंट में भेजने वाले तो हम ही हैं, तो हमें लिए भी उतना तो अधिकार दीजिए कि जब आप हमारे ऊपर पार्लियामेंट के भीतर निर्णय ले रहे हैं तो बाहर आके कम से कम हमसे बात तो करिए ढंग से और मंच बनाइए। ठीक है, हम एक राज्य में कहीं आप मीटिंग रखे तो वहां तक तो पहुंच जाएंगे, मगर आप केवल इससे बात करेंगे तो आप, मुझे लगता है कि 60 लाख में से जितने भी लोग हैं हमारे, उसमें से मान लीजिए आधे लोग तो ग्रामीण लोग हैं, उनको तो आप बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं चर्चा के बाहर। तो जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे सरकार कह रही है कि जनता अपनी राय भेजे, तो उसमें आप लोग हैं या जो आरटीआई के लिए सक्रिय रहे हैं, तो क्या आप भी अपनी राय भेजते हैं उनको? नहीं, हम तो राय भेजेंगे, क्योंकि हम तो ये मौका भी नहीं छोड़ेंगे, मगर इसके ऊपर हमारे तो मतभेद भी है जी। फिर भी टिप्पणी भेजेंगे। ये तो हम तो सोचते हैं हर एक मौका का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर हमारे उस पद्धति पर भी एक टिप्पणी जाएगी जरूर, और विरोध भी होगा कि ये तरीका गलत है। अंत में पूरा जो ये पिछले 15 साल के हमारे लोकतांत्रिक संघर्ष रहे हैं, इसने जगह मांगा है भागीदारी की लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की एक मांग निकल के आई है। अब फिर से ये बहुत ही, ये तो ओलिगार्की की तरफ जा रहा है कि वे 10 जने बैठ के तय कर लेंगे। आपने जैसे डीमोनेटाइजिंग में आपने अपने मंत्रिमंडल को भी कंसल्ट नहीं किया, पार्लियामेंट को भी कंसल्ट नहीं किया। ये भले कुछ निर्णय अच्छा हो बुरा हो, वो पद्धति को जिस दिन ये देश छोड़ेगा उस दिन ये लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो वोट केवल मांगना लोकतंत्र नहीं होता है, निर्णायक पद्धति में लोगों को जोड़ना, उनके साथ विचार विमर्श करना ही लोकतंत्र है। तो क्या सरकार जो है, जैसे नागरिक संगठनों को लेके, एनजीओज को लेके बड़ा सख्त रुख देखने को मिला कि सरकार जो है उन पर कार्रवाई कर रही है, कुछ लीगल हैं कुछ इलीगल हैं, लेकिन जो जेन्युइन ढंग से काम करने वाले हैं, क्या उनको भी सरकार दरकिनार करने का प्रयास कर रही है? जब सरकार ये कहती है कि देशद्रोही वो होगा जो हमारे से मतभेद रखेगा, तो फिर एक सिविल सोसाइटी या एनजीओ या मूवमेंट या संघर्ष करने वाले या जितने हम भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं उस पूरे फील्ड में, पत्रकार, अब उसमें सोच विचार करने वाले, मतभेद रखने वाले, विश्वविद्यालय में रहने वाले विद्यार्थी लोग, आपने तो, इस सरकार ने तो सबको कह दिया ना कि आप देशद्रोही हैं। तो अब बोलने से कई लोग डरने लगे हैं। अब उस डर के माहौल में जरूरी है कि हम लोग इस जगह को जीवित रखें कि हम लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के जो जगह हैं उनको सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। अब अभिव्यक्ति एक एनजीओ करता है कि भाई विकास में क्या कमियां हैं, एक अभियान जो जनता के अभियानें आती हैं जो मुद्दे पे निकलता है, वो एक राजनीतिक पद्धति, राजनीतिक विधि, राजनीतिक नीति, राजनीतिक कानून जो राजनीति के दौरान बनता है उसके ऊपर एक टिप्पणी लगाता है। अब ये जो ना सुनी अनसुनी करेगी वो सरकार तो जनता की एक दिन नहीं रह सकती है। क्या इससे मतलब जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं क्या उन पर भी फर्क पड़ेगा, वो कमजोर होंगी? वो बिल्कुल कमजोर ऑलरेडी हो गए हैं, जबकि आपने मनी बिल के जो आधार पर आप केवल मनी मतलब पैसे का जो बजट से चूक गया या कुछ इमरजेंसी पैसा आ गया उसके खर्चे के लिए है। आपने आधार जैसे बुनियादी कानून जिसका सबके ऊपर असर करेगा और सबके भविष्य के ऊपर असर करेगा, एक एक जगह करेगा, आपके मोबाइल बिल, आपके ट्रेन टिकट, आपके गैस कनेक्शन, आपने उसको चर्चा ही नहीं किया। अब चर्चा करने से वंचित ही रह गए आप लोग। उसको लोगों के साथ बात करनी चाहिए थी, हमें समझाना चाहिए था कि आप क्या चाहते हो नहीं चाहते हो। उसी तरीके से इनकम टैक्स, ये सब मनी बिल के तहत आते ही नहीं है। मेरा तो एक प्रश्न लोकसभा स्पीकर से भी है कि भाई बहन जी आप थोड़ा बहुत विवेक से बात करती, क्योंकि ये आपकी पार्टी और आपकी कानून का बात नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक पद्धतियों का बात है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का बात है। तो उस पे तो हम ध्यान नहीं देंगे आज तो कुछ लोग खुश हो सकते हैं, कल वही लोग दुखी होंगे, क्योंकि दुरुपयोग जब किसी चीज की होती है फिर वो एक गुट पे नहीं होता है। फिर आप उस पद्धति को इस तरीके से रख के जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो नुकसान होता है। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और कंसल्टेटिव मशीनरी जो हैं, प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो अभी अच्छे निकल के आ रहे थे पिछले 31 साल में, उसको तो
ताक पे रखने से लोकतांत्रिक पद्धतियां। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि जैसे आप लोगों ने पूरा संघर्ष किया आरटीआई के लिए, कानून बना, वो आ गया, जनता को वो अधिकार मिल गया। उस समय यूपीए सरकार थी, उसकी भी अपनी तमाम तरह की आलोचनाएं थीं, आप सब लोग हमेशा उसके खिलाफ खड़े रहे। अब नई सरकार आ गई है, तो दोनों में फर्क क्या लगता है? क्या चीजें और कमतर हुई हैं बेहतर होने की जगह? मुझे लगता है कि देखिए, हम तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग कहते हैं हमें, जी, जी। तो हम जो भी सरकार में बैठता है, हम जो नहीं हुआ उसके नजर डालते हैं। एक तरीके से आप बोलिए कि संवैधानिक चौकीदारी करते हैं या लोकतांत्रिक चौकीदार हैं हम लोग, कि जो नहीं होता उसके लिए बोलते हैं। मगर ये बुनियादी फर्क है पिछले सरकार और इस सरकार के बीच में, कि उस सरकार ने विचार विमर्श के लिए खूब जगह दिया और जगह बनाया भी कई जगह, और मतभेद होते हुए भी जगह दिया, और कई जगह नहीं भी दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब जगह दिया, मगर काफी जगह दिया। और इस सरकार में कोई जगह नहीं है। हम तो ना तो कोई मंत्रालय ना हमें बुला के कुछ काम करता है। सीजीसी जैसे ढांचा जो नरेगा को, मनरेगा को देखने के लिए है, वो बहुत लेट बना। निखिल कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत स्तर पर बुनियादी फर्क है। एक तो ये सरकार खुद आई सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र को जो हम कहते हैं, कहते हुए कि ये सारे जो कानून बने, नरेगा, खाद्य सुरक्षा, ये डोल है। जबकि लोगों ने कितने लंबे संघर्ष करके इन कानूनों को प्राप्त किया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, नरेगा, और हमने सुना ही था प्रधानमंत्री से आते ही कि नरेगा को तो हम चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे ताकि ये विफलता का, स्मृतियों का, असफलताओं का स्मारक है। तो ये प्रधानमंत्री के है, गजब की बात है। और तो एक मैसेज गया नीचे तक कि इसको चलाओ ही मत। प्रधानमंत्री नहीं चलाना चाहते हैं तो कौन चलाएगा, या स्मारक बनाएंगे ही। तो वहां तो पता था कि इस सरकार के ज्यादा कोई सोच नहीं है गरीबों के प्रति। ये सोच है कि मार्केट सब कुछ कर देगा। ये कहा कि लाखों नौकरियां लोगों को मिल जाएंगे। कहाँ है वो नौकरियां? वो लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, नहीं मिल रहा है। और जहां थे, जो बने हुए थे, वो भी ऐसा नहीं कि कोई अमीर बनने वाला था, लेकिन कम से कम भूखमरी तो दूर हो सकती थी खाद्य सुरक्षा से थोड़ी बहुत। उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत थी। आज की तारीख में उन सब के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, और ये कोई नया कैश ट्रांसफर जैसा एक तरीका लाया जा रहा था। ये सब बंद कर दो। हमारी विफलता है, हम खाद्य सुरक्षा नहीं, खाना नहीं बांट सकते हैं, बंद कर दो। हम अस्पताल नहीं चला सकते हैं, बंद कर दो। तो सरकार ही क्यों है यदि शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं चला सके, और कह रहे हैं कि हम कैश दे देंगे और आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ। तो एक बहुत जबरदस्त सांठगांठ बन गया है। ये इस सरकार का एक पूरा एक फॉर्मूला है। पिछली सरकार सांठगांठ किस तरह की, मतलब कारपोरेट और सरकार के बीच में? सरकार और कॉर्पोरेट के बीच में हर कदम पर दिखता है कि हम सरकार में बैठ के सरकारी धन ही आप कॉर्पोरेट के पास पहुंचाएंगे, और आप गरीबों को जो दो और आप निपटो उनसे। हमने कह दिया हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, हम ठेकेदारों के थ्रू, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, ये एक फॉर्मूला है। तो वहां बहुत फर्क है। दूसरा फर्क है जहां इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार है, यूपीए में बहुत भ्रष्टाचार है। मेरा तो मानना है कि वो सारा भ्रष्टाचार तो आरटीआई को लेके लोगों ने उजागर किया, और लड़ने वाले थे, चाहे पीआईएल था या कोई और था, लेकिन उसको आगे ले जाना था। उम्मीद तो की थी कि कम से कम इस कदम पर ये सरकार आगे चलेगी। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो अरुणा जी ने कहा, बिल्कुल पड़ा है ठंडे बस्ते में, और उसको ऐसे अमेंडमेंट लाना चाहते हैं जो सोचने से दूर है। ये कह रहे हैं उसके तहत कि यदि कोई सूचना के अधिकार के बाहर का मांगे तो उसको विसल ब्लोअर में बताने का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो हद है भाई, ये तो सूचना के अधिकार के कानून में हम कोई भी ले सकते हैं। कानून बना है ताकि किसी दफ्तर के अंदर काम करने वाला बताए कि क्या हो रहा है। तो इस किस्म के अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। लोकपाल, जो पूरा पार्लियामेंट, बीजेपी, कांग्रेस, सारे लोगों ने मिलके कहा कि सेंस ऑफ द हाउस नहीं है, हम पास कर रहे हैं। लोगों का था बहस इस पर, ये अच्छा है या नहीं है। उसमें कह तो रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हम
कैसे नहीं माने, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी वाले का, वो तो उन्होंने किया सीबीआई में, दूसरे चीजों में। यहाँ नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि नहीं चाह रहे थे कि उनके ऊपर कोई सवाल उठे या कोई उसकी कोई जांच हो। अच्छा, तो सरकार ये जो काम कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, पारदर्शिता लानी है, चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाना है, आधार आ जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो क्या वो सिर्फ कहने की बात है? वो लोकपाल तो पास नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कहने की बात है, और आधार एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लोकपाल पास तो हो चुका है, वो इनको पास भी नहीं करना है, नोटिफाई करना है, लोकपाल अपॉइंट करने हैं, वो नहीं करने जा रही है। और 3 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे दिया उन्होंने कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा एक पेचीदा मामला है। पेचीदा मामला पैदा खुद किया, पेचीदा मामला दूसरी जगह हटा दिया, लेकिन उसको लाने के लिए तैयार नहीं। एक सिंपल सा 1 लाइन अमेंडमेंट से वो हो सकता है, आज भी हो सकता है, नहीं करने के लिए तैयार है। दूसरे तरफ आधार का डिंडोरा पीट रहे हैं सरकार वहां पार्लियामेंट में बैठ के कि हमने 50,000 करोड़ रुपए बचाए, भ्रष्टाचार से बचाए। भ्रष्टाचार हो रहा था, इसका इसी से बचत हुई। एक केस हम कब से पूछ रहे हैं, आप एक FIR बता दो ना। 50,000 करोड़ खाने वाला व्यक्ति, ये तो सबको पीछे छोड़ दिया उसने। इतना बड़ा गबन तो आज तक कहीं तक नहीं दिखा। तो कौन था ये जो 50,000 करोड़ का घोटाला कर रहा था? आपने FIR किस पर दर्ज किया? उसको दिखाओ तो सही इस देश के सामने, ये कौन लोग हैं। आप केवल ये कहोगे बचा बचा बचा, और आधार को एक ऐसा निराधार बना दिया लोगों के लिए कि पूरा विकास का ढांचा हिलने लग गया। क्योंकि आप डिलीवरी कह रहे हो, आधार में कहा कि हम भ्रष्टाचार रोक देंगे। हम बता रहे हैं कि जहां आधार इन्होंने किया है राजस्थान में, लोग रोज शिकायत करके आ रहे हैं कि अंगूठा लगाने के बाद भी वो डीलर राशन खा रहा है और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग पेंशन लेने के लिए लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे पैसे बैंक से चुरा लिए, क्योंकि आपने अंगूठा लगा दिया तो वो आप चेक साइन करने के बराबर कर दिए जी। अब वो अंगूठा लगाने वाला कहता है नहीं चला बाबा आपका, नहीं चला तो मैं बैठ गया। अगली बार मैं बैंक में गया तो पता चल गया मेरे पैसे ही ले लिए, लेकिन मेरा तो अंगूठा तो मेरा साइन करने के बराबर हो गया। तो ऐसे इस किस्म के माध्यम लाए हैं जहां ना डिलीवरी हो रही है ठीक से। 30 लाख लोग, लगभग 28 लाख लोग जो खाद्य सुरक्षा में उनका अधिकार है जी, उनके नाम है, वो ये अंगूठा वाला सितंबर से बिल्कुल अनिवार्य कर दिया राजस्थान में कि आप बिना अंगूठा छाप, हम कहते हैं लोग इसको, कि बिना आप अपना अंगूठा लगाए आप राशन नहीं ले सकते हो। 28 लाख परिवार नहीं ले पा रहे हैं सितंबर से, उससे भी ज्यादा संख्या थी लेकिन 28 लाख मतलब तो सरकार तो कह रही है कि हम इसको बहुत सुगम और आसान बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने कहा हम इंक्लूसिव करेंगे, हर व्यक्ति कह सकेगा ये मेरे हाथ के उंगलियों के निशान या मेरे आंख के निशान, अब दो मेरा राशन। अब वो जा रहे हैं हर महीना, नहीं मिल रहा है। और उनको, और वो सबसे गरीब लोग जिनके 28 लाख की संख्या परिवार सिर्फ राजस्थान में परिवार 1 करोड़ से ज्यादा लोग, और वो सरकार के वेबसाइट पे है। अब किस मुंह से हम क्या कहें, 1 करोड़ लोग सबसे गरीब। इसमें से ज्यादातर आप ताजुब करेंगे मेरे उंगलियों का निशान नहीं है, है ना। मैं जितने भी बार लगा दूं मेरे अंगूठे का निशान नहीं आता है। मेरे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं वहाँ पे, महिलाएं जो मजदूर हैं जी, उनके तो हाथ के तो उंगलियों का निशान है ही नहीं। क्या निशान लेंगे आप? वो तो घिसा हुआ होता है हाथ काम करते करते। पुरुषों का भी यही हाल है, कहते हैं धो के आओ, धो कितने बार धोगे आप, धो के घिस लिया लोगों ने, पत्थर पे घिसा के लेके आए कि निशान लग जाए तो पेंशन मिल जाए, हमारे नरेगा का पेमेंट मिल जाए। तो अब एक तो ये बात है, दूसरी बात है यहाँ पे भ्रष्टाचार को हमने पकड़ लिया कहने के लिए राजस्थान सरकार ने कई लाख, 3 लाख लोगों को पेंशन के लिस्ट से हटा दिया, कहते हुए कि ये पेंशन, हाँ मर गए ये लोग, है ना। तो हमने देखा कि कई इनमें से जिंदा हैं और ये प्रूव किया। और दिल्ली में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनको लेके आए हमारे एक छोटे से गांव में जहां 41 लोगों को उन्होंने कहा था ये शांत हो गए, मर गए। उनमें से हम 29 लोगों को यहाँ लेके आए ये बताने के लिए तो ये तो जिंदा हैं। आपने इनका नाम काट दिया कि फर्जी नाम काट दिए इसलिए इतना बचत हो गया। अरे जनाब, वो तो फर्जी नाम में से तो आधा से ज्यादा लोग तो जिंदा हैं। आपने
बिना सही कई वेरिफिकेशन करके काटा है। आप और मैं और इस देश के हर निवासी जानता है, कोई भी सरकार रूल करे, कि जितने भी हमारे ये सारे सर्वे होते हैं वो कैसे होते हैं, कोई घर घर जाके थोड़ा ना देखता है। अच्छा, तो सरकार इसका कोई फीडबैक नहीं ले रही कि जो नई व्यवस्था ला रही है अंगूठा छाप, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? वाकई लोगों को पारदर्शिता के तहत चीजें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं? ये तो वैसे ही है कि जैसे पहले पीडीएस सिस्टम था, कोटेदार ने फर्जी लिस्ट बना ली, मुर्दों की लिस्ट बना ली, जो पैदा ही नहीं हुए उनकी लिस्ट बना ली और चीजें गबन कर ली गई। तो ये उसका नया डिजिटाइज रूप है उसी व्यवस्था का, या उससे भी गड़बड़ है? देखिए क्या होता है कि जब आप जो पद्धति से वो वाकिफ है उससे करते हैं तो वो पकड़ने में थोड़ा आसान होता है। ये तो गोपनीय है, आप तो कुछ देखते नहीं है। एक बच्चा है जिसके एक हाथ में उंगली कटा हुआ है, एक हाथ ही कटा हुआ था, वो एक मजदूर था कहीं, उसके हाथ में बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया, उसको कह दे इसका हाथ तुम लगा दो, दूसरे हाथ का किसी और का लगा दो, अब वो कभी मैच नहीं करने वाला है उसका, तो कहां से लेगा वो? और ऐसे तो खूब सारे उदाहरण हैं, और सरकार इसके एक सिस्टमैटिक ओपन सर्वे फीडबैक नहीं ले रही है। आज आप राजस्थान में यदि जाएं, फीडबैक की बात करें, जी। हम कितने ही मीटिंगें करते हैं, हम और हमारे जैसे लोग, यदि ये बहुत अच्छा चलता, हम हैं लोग जो कहते हैं इसको और लगाओ। हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, मार खाई है, सोशल ऑडिट करते हैं, हमें कौन सा क्या सूझ गया कि हम इसका विरोध करते हैं? हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं काम नहीं कर रहा है, हम देख रहे हैं कि वो सबसे वंचित और वंचित हो रहा है। और एक सवाल, आप किसी भी मीटिंग में चले जाओ और कह दो कि आपको ये मशीन कितने लोगों को फायदा हुआ, हाथ खड़े करो, एक भी हाथ खड़ा नहीं होता है, सब हाथ दोनों खड़े करते हैं, इसको भगाओ, इस मशीन को ले जाओ, नहीं चाहिए, दिख जाता है अपने आप। हमारा कोई आधार कंपनी, ये एक और है, सरकार और प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी ने बनाया, मशीन बनाई, जबरदस्ती थोपी, आगे पूरा कमर्शियल उसमें जाएगा। बहुत लोग हमसे पूछते हैं ये फायदा क्या है, ये तो बेकार है, लेकिन फायदा है उन कमर्शियल लोगों को, जहां आजकल तो डेटा माइनिंग, पूरा डेटा आपका मेरा, कौन से ट्रेन से गए, अब तो सरकार बिल्कुल ही नंगे हो गए एक तरीके। पहले चालू हुआ कि नहीं हम तो केवल जिनको वेलफेयर बेनिफिट दे रहे हैं उन्हीं का लगाएंगे। अब पिछला जो इन्होंने मनी बिल के थ्रू लाया और कहा कि नहीं ये तो अब ITR के साथ ही लगेगा, अब वो हर व्यक्ति आ गया। अब उस हर व्यक्ति का कहाँ ट्रेन में गया, कौन सा लाइसेंस है, कौन सा क्या खरीदा, कौन सी जगह घूमने वाला है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आधार में हम सबको समझना चाहिए, थोड़ा सा सोच के, आधार में एक मात्र चीज है जो दमदार है, वो है वही अंगूठा। बाकी सब आप फोटो किसी का चेप दो, सरकार ने देखा नहीं, आप कोई एड्रेस लगा दो, सरकार ने देखा नहीं, ज्यादा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। एक ही चीज है जिसमें आधार कह सकती है कि हम बहुत यूनिक है, वो यूनिक है वो कि आपके 10 उंगलियों के निशान लिए है या आंखों के निशान लिए। अब ये कह रहे हैं कि आप रेलवे में लगाओगे आधार, क्या अंगूठे से ही ट्रेवल कर सकोगे? कतई नहीं। आप हवाई जहाज के बाहर हम लगा देंगे एयरपोर्ट में, क्या आप वहां अंगूठा लगा के, लोग तो जूते मारेंगे, क्योंकि वो 30% जो बुजुर्ग लोग वो कहेंगे मुझे तो फ्लाइट पकड़ना है भैया। तो वो क्या कह रहे हैं, केवल नंबर ले रहे हैं, आधार का केवल सीडिंग कर रहे हैं। ये देश की जनता को समझना चाहिए क्यों कर रहे हैं। आपकी सूचनाएं चाहिए, और वो सूचनाएं क्या है, कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कौन जा रहा है, हर नागरिक, उनका क्या लेना देना। लेकिन बहुत सत्ता के पास इतना पावर हो जाता है जब इतनी सूचनाएं होती है, और वो बेच सकते हैं। आधार एक्ट कहता है कि वो कोर बायोमेट्रिक को छोड़ के बाकी सब बेच सकते हैं। और आधार एक्ट कहता है, एक चीज लास्ट चीज है इस आधार पर कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। आधार एक्ट कहता है कि आधार UID सस्पेंड कर सकता है, खत्म कर सकता है आपका नंबर। अच्छा, अब पूरी दुनिया में बिना आधार तो मैं चल ही नहीं सकता हूँ, आपने अनिवार्य कर दिया। और फिर सरकार के खुद के आंकड़े हैं, कुछ 80 लाख को इन्होंने सस्पेंड कर दिए, पता नहीं क्या कारण होगा, कहीं डुप्लीकेट बन गया, कहीं कुछ और किया। मैं खत्म, मैं एक नंबर बना, मेरा आइडेंटिटी गया,
मैं भागते फिरूंगा वापस करने के लिए, उसको कहीं जगाने के लिए, कुछ और करने के लिए मैं ना फ्लाइट लूंगा, ना ये करूंगा, ना वो करूंगा। मिड डे मील में भी डाल रहे हैं, क्या हर बार खाना खाने से पहले लगाएंगे ये अंगूठा? अभी भी आया था ना एक लड़का स्कॉलरशिप के लिए, उसके डेडलाइन आ रहा था, उसको देना ही था, तो उसके आधार नंबर नहीं बना तो बस खत्म कहानी, उसकी नहीं मिला उसको। नहीं, फिर अंत में बहुत लड़ झगड़ के और हमारे मदद से उसकी बन गई थी आधार, जबकि हम आधार के अपोज करते हैं, फिर भी उस बच्चे की जिंदगी का सवाल था, इसलिए। अच्छा, ये जो निखिल जी बता रहे हैं कि आधार के होने से नहीं होने से जो सूचनाएं आपकी जो जाएंगी प्राइवेट कंपनियों को या गवर्नमेंट को, ये सूचनाएं किसके उपयोग की हैं? इनको सार्वजनिक, अगर ये मेरी सूचना या आपकी सूचना या हमारे जैसे करोड़ों नागरिकों की सूचना अगर किसी कंपनी के पास पहुंचती है या सरकार उसे दे देती है, तो इससे खतरा क्या क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पर बहुत कम बातें हुई हैं। एक तो दो बातें हैं, एक तो इससे जांच, सर्वेलेंस जिसको कहते हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा। पता नहीं, मैंने देखा तो है इस किताब को कि IBM ने हिटलर के टाइम पूरे सूची बना के जूस की दी थी, उसके आधार पर भी आगे कंसंट्रेशन कैंप्स और सारे उनके एलिमिनेशन का प्रोसेस करना था। अभी कोई सरकार ऐसे आ जाए हमारे देश में जो संप्रदाय के आधार पर निशाना बनाकर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, कुछ भी, वो 1 मिनट में, क्योंकि ये सीड हो गया है सारे इन्फॉर्मेशन, मेरा फोटो भी लग गया है, मेरी जाति भी लग गई है, ये जो नेशनल रजिस्टर्स जो हैं सारे उसके साथ सीड हो गए हैं, सारा सूचना एक जगह चला गया है। तो फिर आप एक बटन दबा के कुछ भी मेरे बारे में, मेरे वर्ग के बारे में, मेरे जैसे लोगों के बारे में आप निकाल सकते हैं। एक सर्वेलेंस का, एक ट्रैकिंग और प्रोफाइलिंग का बहुत खतरा है, ये तो आसानी से समझना चाहिए लोगों को। दूसरी बात है कि कमर्शियल इंटरेस्ट है इसमें, और एक तो कंपनीज, ये कह रहे हैं सबसे बड़ा कंपनी शायद देश में यही होगा, कितने लाखों के, कितने 40 लाख करोड़ या ऐसा कुछ, मेरे फिगर्स मुझे याद नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। वो कंपनी इतना बड़ा होगा जो इस सूचना को स्टोर करेगा और वो बेचेगा। अच्छा, इसमें इस तरह की चीजें आ रही हैं, जैसे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो हमें कुछ सवाल भेज रहे हैं। तो अजय कुमार ने लिखा है कि आधार की बहसें वो EVM की बहसों की तरह लगती हैं, जिससे पुख्ता सबूत की जरूरत को कोई पूरा नहीं कर रहा है। कुछ गड़बड़ियां जरूर होंगी, लेकिन वह कुछ जब 10% के आगे जाकर सबूत पेश किए जाएं तब बात बनेगी। तो ऐसा है क्या निखिल जी? हाँ, तो एक चीज में सबूत चाहिए नहीं, ये तो मानते हैं। मान लो आधार बहुत अच्छा चले, तो ये तो हमें पता है सबकी सूचनाएं पहुंच जाएगी सरकार के पास जी, और पहुंच जाएगी कंपनियों के पास, क्योंकि बेच सकते हैं। तो वहां जितना अच्छा चले उतना ज्यादा खतरा। लेकिन जहां इन्होंने कहा कि ये इंक्लूजन होगा, वो सबूत 10% नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं अजय जी को कहूंगा कि राजस्थान सरकार के वेबसाइट पे जाए फूड वाले और देखे कि राशन में कितने लोगों को नहीं मिल पा रहा। अच्छा, इससे संबंधित ही एक सवाल और है इनका, अजय जी का, इसका जवाब बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता ऐसे नहीं भरोसा करती है, उनको प्रूफ चाहिए। तो आधार में प्रोफाइलिंग के सिवाय अन्य तर्क बेदम किस्म के लगते हैं। आंकड़ों के अनुसार आधार कार्ड की असफलता की दर क्या है, क्या आप बता सकते हैं? आधार कार्ड की असफलता नहीं कह सकते हैं हम, कह सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव है क्या जी। तो ऑब्जेक्टिव मान लो इंक्लूजन है, मैं कहता हूं कि आपने कोई तरीका निकाला तो मैंने कई बार पूछा है सरकारी लोगों को कि आपका थ्रेशोल्ड क्या है, कितने लोगों को नहीं मिले तो चलेगा। तो वो बिल्कुल दंग रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि 5% लोगों को भी हम राशन या पेंशन नहीं देंगे। वो बूढ़े लोग मर जाएंगे, क्या वो उनके मौत के जिम्मेदार हम होने के लिए तैयार है? और ये सोचना चाहिए अजय जी को भी और उनके जैसे लोगों को। तो हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए जहां हम पहुंचाएं। 30% लोगों को नहीं पहुंच रहा है, 30%, 1 करोड़ लोग मात्र राजस्थान में। अजय जी को मैं कहूंगा, वो उनको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, वो बात कर ले, मैं दिखा दूंगा वेबसाइट पे। मैं कोई झूठे आंकड़े नहीं पेश कर रहा हूँ। 30 मतलब 28%। तो ये एक बहुत बड़ा विफलता है। भ्रष्टाचार रोकना, तो भ्रष्टाचार रोकना तो अब सरकार को सबूत देने की जरूरत है कि वो 50,000 करोड़ की जो उसने सेविंग्स की है, किस पर FIR दर्ज किया। भ्रष्टाचारियों को तो जेल में डालना चाहिए, तो वो किसके ऊपर किया।
तब तो, वरना भ्रष्टाचार नहीं है। और तीसरा जो इनका है इफिशिएंसी, अजय जी पता नहीं किस राज्य के हैं, लेकिन जब आधार कंपलसरी हो जाएगा वो अपने राशन के लिए, वो देखेंगे दुकानों में क्या भीड़ लगती है। कुछ तो पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, किसी ने कहीं पेड़ पर टांगा है, कोई कहता है 2 घंटे आया, आपके और मेरे फोन नहीं चलते हैं दिल्ली जैसी जगह में। गांव, छोटे छोटे गांव में जहाँ ये हैं, हम कोई टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं है। अच्छा, वो राजस्थान की जो कुछ खबरें छपी थी जो आप बता रहे हैं इसी से संबंधित, कि लोग अपना मोबाइल लेके पेड़ पे चढ़ जा रहे हैं और वहां पर फिर पंचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मसला था जरा बताएं। हाँ, तो वो उदयपुर दक्षिण राजस्थान का था, जहाँ और वहां तो पेड़ था तो पेड़ पर टांग दिया और पेड़ पर आ गया। मैं तो जानता हूँ कि रेत के टीबों पर चढ़े हैं लोग। हमारे गांव से पास में एक गांव है, हम रहते हैं राजसमंद जिले में, जहाँ पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता था। पूरे लोग अपने कार्ड लेके पहाड़ पर चढ़े, वहां लगाए अंगूठा, फिर वापस दुकान पे आए क्योंकि दुकान तो नीचे है, फिर वहां से राशन ले, फिर ऊपर अगला टोला जाए वहां। तो आप कैसा, ये क्या व्यवस्था है। और हम तो कहते हैं ये सब चीजें रोकने के लिए बिल्कुल भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई वाले लोग हैं, उसी से तो चालू हुए कि वहां आप जनता को वहां सूचनाएं दे दो, सारी बाहर लिख दो, पेंट कर दो, किस किस को हमने राशन कितना बांटा है, अपने आप लोग पकड़ लेंगे। पकड़ने वाले भी वही हैं, नीले लेने वाले भी वही हैं। इसके बजाय यहाँ सरकार से हमने कहा कि आपने जो बचत की राजस्थान सरकार की, आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। और कई जगह आधार के बहुत सारे हम देख रहे हैं उनको ध्यान से, आधार के सीडिंग में और इसमें भी इन्होंने गड़बड़ियां की। एक व्यक्ति ने अपना नंबर सीड कर दिया बहुत सारे कार्डों में, एक डीलर ने, और लिया राशन उनका, वो पकड़ा जा गया। उसके एक्शन में, और कई जगह राजस्थान में हुआ, हमने पूछा कितने जगह एक्शन लिया, उन्होंने कहा हम कहाँ एक्शन लेंगे। तो कहाँ एक्शन लेंगे तो क्या फायदा आपकी ये सारी सूचनाएं इकट्ठा करने में, भ्रष्टाचार तो वही रह जाएगा। तो आपको रास्ते जनता की मदद के साथ लेने पड़ेंगे। और आधार का एक बहुत बड़ा इन्होंने एक बवंडर सा बना दिया कि ये सब कुछ ठीक कर जाएगा। ये तो एक बिल्कुल जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी नहीं, ये बहुत ज्यादा परेशानी। और जब अनिवार्य सब जगह हो जाएगा, और मैं दोहराऊंगा 2 चीजें। नंबर 1, आधार तभी काम में लो जब आप अंगूठा काम में लो, और अपने आप को आपको पता चल जाएगा कि ये कितना खतरनाक है। वरना ये केवल आपकी सूचनाएं ले रहे, जो इन्होंने कहा प्रोफाइलिंग। और नंबर 2 बात कि जब ये अनिवार्य हो गया हर जगह और हर संख्या लोगों के पास है, और आपके हाथ में है, यूआईडीआई और सरकार के हाथ में है कि हम कैंसिल कर दें जी, हम कुछ और कर दें, तो सरकार के पास इतना पावर हो गया जो कभी नहीं चाहेंगे, चाहे ये सरकार हो या कोई और सरकार हो, कि ऐसा पावर उनके पास हो। कोर्ट भी किसी ऐसा डिस्प्यूट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो यूआईडीआई एक्ट कहता है, केवल यूआईडीआई जा सकता है कोर्ट। तो उससे अगर एक नागरिक के तौर पर हमें आपको कोई असुविधा होती है तो क्या हम कोर्ट नहीं उसको चैलेंज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आप पढ़िएगा एक्ट। अच्छा। केवल यूआईडीएआई जा सकता है, आप अपील यूआईडीएआई को करो, भगवान बन गया है। इस जो मुझे लगता है कि तकनीकी के खिलाफ हम कोई नहीं है। आपके जो ये जो आप मेरे सामने रख रहे हैं और अजय जी देख रहे हैं, ये भी तो तकनीकी तो है। सारे हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं। अंग्रेजी में कहते हैं टेक्नोलॉजी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अब यूडीआई को उन्होंने मास्टर बना दिया है, अब एक दिन हमें खा जाएगा। वो हमें रोकना पड़ेगा इसको एज ए यूटिलिटी। सब चीजें अच्छी हैं, बायोमेट्रिक तो हम भी करते हैं, कई जगह हमारे तो कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं। हम तो ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मगर जब आप इसको ऑल इन ऑल और सीड करके ऐसे करके एक विंडो से आप इस देश को सारी चीजों के एकत्रित करना चाहते हैं, तो तब तो पावर कब जब क्रेजी होगा ना, तब ये यूआईडी तो एक बहुत बड़ा हथियार हो जाएगा। अच्छा, आप जैसे तमाम लोग जो ये मुहिम चला रहे थे, कल्याणकारी राज्य जिसमें नागरिक मजबूत होगा, जिसमें हर व्यक्ति मजबूत होगा, जिसमें संस्थाएं इस तरह से ऐसी पोजीशन में नहीं होंगी, किसी की प्रोफाइलिंग, किसी को कहीं से उठा लेना, और कानून को आप चैलेंज नहीं कर सकते, संस्था को आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन चीज़ें तो पीछे जाती दिख रही हैं। जहाँ एक कानून ऐसा मौजूद है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो क्या किया जाना चाहिए? हमें लगता है कि हमारे सारे जितने अजय जी जैसे सारे युवा लोगों को हमारी बात भी ना मानो, मगर कम से कम पता तो लगाना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना,
हम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को रद्द करना चाह रहे थे कि वो एक अंग्रेज सरकार ने बनाया कि ऑफिस के अंदर जो बातें होती हैं बाहर नहीं जानी चाहिए। अब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया, उन्होंने कहा हर बात बाहर चली जाएगी। अब उसी किस्म से एक ढांचे में आप यूआईडी में अपनी सूचना तो देंगे, आप खुद उस सूचना को कहीं ना तो MIS में देख सकते हैं ना कहीं देख सकते हैं कि मेरे लिए लिखा क्या है आप, मगर वो उस सूचना को यूज कर सकते हैं, आपके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं, आपके खिलाफ वो कोर्ट जा सकते हैं। और आप नहीं जा सकते हैं तो संविधान ने हमें जो बुनियादी अधिकार दिए हैं उन सबके उल्लंघन है ये। फिर तो ये अंग्रेजों का जो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, ये उसी का नया तकनीकी रूप है, वैसा ही खतरनाक। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो वापस एक दूसरा एक हमारे ये गंगेश वाला कोट देना चाहिए। ये गंगेश ठाकुर हैं, एक हमारे श्रोता हैं, जिन्होंने पूछा है कि क्या सूचना के अधिकार के तहत प्रखंड स्तर से शुरू की गई मुहिम को हम केंद्र तक ला सकते हैं? अगर हाँ तो इसकी प्रक्रिया क्या है? क्योंकि कई बार सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी और इसके तहत दबाई गई सूचना, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पाता है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तो ये मुहिम ये आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि प्रखंड स्तर से केंद्र तक क्या सूचनाएं दबाए जाते हैं क्या नहीं दबाए जाते हैं, उसको तो प्रखंड हो या आपके राज्य स्तरीय हो, गांव स्तरीय हो, हर जगह खोलना चाहिए। और इनके जुड़ाव के लिए हमें प्रयास करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाने पड़ेंगे, एक मंच पे आना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी और उस सूचना के अधिकार के कानून को ढंग से चलाने के लिए उसके लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर कुछ भी लांछन नहीं लगे, साथ साथ काम करना पड़ेगा। निखिल, आप कुछ कहना? जी, मैं कहूँगा कि कानूनी जो ढांचा है उस ढांचे के तहत तो राज्य स्तरीय सूचनाएं तो वो स्टेट वाले सूचना आयोग तक जाकर रुक जाएगी, जी जी, केंद्र तक नहीं आ सकती। लेकिन वो एक टेक्निकल सी बात है। हम तो सब देश के नागरिक हैं, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। और जो इन्होंने पूछा है वो बात बिल्कुल सही है कि अक्सर व्यक्ति वहाँ उस स्तर पर दब जाता है। आज हमारे ये जो 60-80 लाख लोग काम में ले रहे हैं, जरूरत है कि हमारे एक ऐसा संगठन नहीं कि हम कोई पार्टी बने, लेकिन ऐसा हमारा एक सॉलिडारिटी बने कि हम एक दूसरे की मदद करके जिस स्तर तक लाने की जरूरत है वहां तक लाएं। आज स्वच्छ भारत में टॉयलेट में 12,000 में खूब जगह पैसा लिया जा रहा है, कमीशन लिया जा रहा है। अब ये पूरे भारत की कहानी है, हम केवल एक प्रखंड में इस बात को उठाएं तो इससे मतलब स्वच्छता मिशन में भी गंदगी है, बिल्कुल गंदगी है। और स्वच्छता मिशन में जो जिले बन गए हैं ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, वहां जाके घूम के उनका हालत देखना चाहिए। तो बात ये है, लेकिन मोटी बात यह है कि हम सरकार को भी एक प्रयास ऐसे, हम लोग सूचना के अधिकार से अगले कदम में हम जाना चाहते हैं कि सूचना मिले, अब जवाबदेही की तरफ चले। ये एक तीसरा कानून था जो ये सरकार लेके बैठी हुई है, उसके हमारे पास तो जेटली जी के, रविशंकर प्रसाद जी के, सबके कोर्ट्स हैं पार्लियामेंट में, ये पास जावड़ेकर जी के पास करना चाहिए ये कानून। अब वो कानून अटक गया, इन्होंने कहा कि हमें आने दो, हम लाएंगे। तो अब तो सत्ता में है। हाँ, तो वो कानून है शिकायत निवारण का। तो जो इनका सवाल था, मुझे सूचना तो मिल गई, अब मेरा शिकायत है उसका निवारण करो। वो एक ऐसा कानूनी जामा हम पहना सकते थे जो RTI पार्ट 2 है। आज हम RTI पार्ट 1 को बचाने में लगे। RTI पार्ट 2 की तरफ चलने की जरूरत है ताकि हर नागरिक सशक्त होकर अपनी समस्याओं का हल निकाल सके। और उसी स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर तब हम लाएं जब हम कानून बनाना चाहते हैं। हमारा हल तो उस स्तर पर निकले, ऐसा प्रयास होना चाहिए। वो कानून दबाया हुआ है। मैं आपके श्रोताओं को सबको कहना चाहता हूँ, उस कानून के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, शिकायत निवारण और जवाबदेही कानून, कि सरकार को जो हम तनख्वाह देते हैं या वोट देते हैं उनकी जवाबदेही फिक्स हो। आज नागरिकों की जवाबदेही है, लेकिन उनकी कोई जवाब नहीं। मेरा नहीं चले तो मुझे ना राशन मिलेगा, मेरा नहीं चले तो मुझे फाइन पेनल्टी हो जाएगा। मात्र RTI कानून ने कहा कि जो 30 दिन में सूचना नहीं देगा उसके ऊपर पेनल्टी जेब से लगेगी। लेकिन कानून था ना जी, जिसमें जैसे हमारे चंडीगढ़ के एक साथी ने कहा था, जो हमें जानते भी नहीं थे, कि भारत के आज़ादी के बाद इतने साल बाद एक कानून मिला है जो जनता को अधिकार देता है कि भाई जो काम नहीं करता है उस कर्मचारी पर पेनल्टी लगाए।
अब वो पेनल्टी लगाने की बात को लेकर हम लोगों को और एक जवाबदेही आगे भी बढ़ानी चाहिए कि भाई 30 दिन काम करने के लिए आते हो, उसमें 26 दिन काम करते हो, 25 दिन काम करते हो, क्या काम कर रहे हो? मेरे लिए तो पानी नहीं है, मेरे लिए राशन नहीं है, मेरे लिए ऑफिस में जाता हूँ तो लाइसेंस नहीं है। अरे भैया तू कर भी क्या रहा है और तेरी सूचनाएं क्या है? बाहर तो लगा ना, तेरे चार्टर क्या है, ताकि मैं ऑफिस में घुसूं तो बाबू को वहां है या नहीं है ये तो देखूं। अच्छा, ये इसी से जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं विक्रम सिंह कि आरटीआई में ऐसा बदलाव जनता को क्या डराने के लिए किया जा रहा है ताकि आम नागरिक सूचनाएं मांगने से बचे? ये वाला जो ये 2 बदलाव जिन्होंने अरुणा जी ने कहा कि आप वापस ले सकते हो, वो हर सूचना मांगने वाले के सामने खतरा है। क्योंकि अब जिनकी सूचना मांग रहे हो उसको पता है कि ये विड्रॉ कर सकता है, तो वो जाएगा, वो दबाएगा। ब्लैकमेलिंग एक चीज है, लेकिन उससे ज्यादा है कि वो उसका जो ताकत है, वो शक्तिशाली है, वो पूरा लगाएगा। तो भयंकर खतरे में डाल दिया, पूरा एक्ट ही खतरे में डाल दिया। तो ये तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि और आज में सोने में सुहागा वो दूसरा है कि अगर मेरी मौत हो गई तो सूचना नहीं देंगे। तो अगर धमकाने से हमने वापस नहीं लिया तो अमित जेठवा जैसी हमारी हत्या भी हो सकती है। बड़े बड़े मामले आरटीआई में नागरिक ने बड़े बड़े मामले निकाले, इसकी यही तो जादू है। जैसे व्यापम, वो एक लड़का जो है साधारण सा, जिसने हाँ, कौन से स्कैम में आरटीआई काम में नहीं लिया गया जो साधारण नागरिक या मीडिया या किसी इस किस्म के लोगों ने। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आरटीआई के कॉन्सेप्ट में क्या है। सूचना मांगने वाला मैं हो सकता हूँ, एक बार मैंने मांग लिया और वो बाहर आ गया, वो सबकी सूचना है जी। वो मेरी कोई प्राइवेट सूचना थोड़ी है जिसमें मैं ब्लैकमेल कर सकूं। पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है। तो कैसे कह सकते हो कि मैं विड्रॉ कर लूं? उल्टा ये विड्रॉ के पीछे तो जैसे आप दर्शक ने पूछा है वही है, साजिश ये है कि डरा दे, डर के मारे ही नहीं पूछे कि भाई घर आ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, कहीं भी चीज हो सकती है। अच्छा, एक चीज जो आपने कही राय शुमारी के लिए कि सरकार को इस पर बात करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, एक ओपन फोरम बनना चाहिए जहां पर अपनी बात कह सके। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा एक नया कानून आया है आधार का, तो उसमें अभी स्ट्रगल चल रहा है, मामला कोर्ट में है। वो कह रहे हैं कि आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारी सुविधाओं में लगभग इवन रोज एक खबर छपती है कि आपके सर्टिफिकेट के लिए अनिवार्य है, आपके तनख्वाह आने के लिए अनिवार्य है, बैंकिंग के लिए अनिवार्य है। तो इसको किस तरह से देखनी है? क्या ये वही जो आपने अभी कहा उसी तरह का ये शिकंजा है लोगों को? वैसे मैं आपको सबको पता है कि मैं बहुत साल पहले सरकारी कर्मचारी भी थी, आईएएस में काम भी करती थी। तो हम गलत बेल ले लेते तो हाई कोर्ट से स्ट्रिक्चर आ जाता था कि उसके लिए तुमने बेल कैसे ले लिया। अब कोर्ट के पास पावर तो खूब है और कोर्ट ने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि अभी इसको अनिवार्य बनाया नहीं जा सकता है। जब स्पष्ट इस तरीके से आ चुका है तो यदि ये सरकार उसका उल्लंघन करता है तो ये बिल्कुल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है और रास्ता ढूंढ रहा है। ये कह रहा है कि आधार कार्ड लाने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर लीजिए तो आ सकते हैं। तो उसमें ये सारे जो चीजें हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये वो मान नहीं रहे हैं। तो जब मानते नहीं है तो हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। क्योंकि अभी गैस में कई लोग बोले थे थोड़ा बहुत, फिर चला था, फिर वापस लेके आ गए हैं। अभी मेरे लिए मैं जो बुजुर्गों के लिए जो रेलवे टिकट है, अभी उसके लिए मैं आधार नहीं प्रोड्यूस करूंगी तो मुझे कंसेशन नहीं मिलेगा। तो क्यों भाई? मुझे देख के मेरे तो 4 कार्ड्स हैं जिसमें मेरा उम्र स्पष्ट है, मेरा पासपोर्ट लेके जा सकती हूँ। तो आप मुझे आधार कार्ड के आधार पर क्यों मांगते हैं? जबकि सरकार कह रही है, कोर्ट कह रही है कि वो अनिवार्य नहीं है। तो हमें अलग अलग जगह से आवाज उठाना पड़ेगा। कोर्ट में तो कह रही है कि हाँ हमने 5 बेंच के लिए मांगा, फुल बेंच के लिए मांगा। तो कोर्ट कह रही है अभी हमारे पास बेंच बिठाने के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है, हम थोड़ी देर आगे बिठाएंगे। और तब तक तो ये तो बिल्कुल कंटेम्प्ट है जो सरकार कर रही है, कोर्ट के कंटेम्प्ट है। मुझे तो ये मानना है कोर्ट को इस पर क्या हस्तक्षेप करना चाहिए कि वो करना भी चाहिए। और हम लोग तो बार बार जा रहे हैं कोर्ट में इस बात को उठाने के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ जी। अच्छा, अगर ये उसके पहले तक लागू हो गया, बेंच गठित होने के पहले तक अगर सरकार ने हर जगह इसको अनिवार्य कर दिया, तो हर जगह आधार लागू होकर उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? क्या कोर्ट इस हालत में होगा कि इसको वापस करा सके?
क्यों नहीं? कोर्ट तो हर चीज को वापस करा सकता है। अभी अभी मैं पढ़ रही थी कि इधर वेनेजुएला में कोर्ट ने कह दिया कि लोकतंत्र के खिलाफ कुछ कह दिया, सारी जनता खड़ी हो गई, तो डर के मारे वापस कह दिया नहीं नहीं हम अपने डिक्री को वापस ले रहे हैं। तो कोर्ट तो सरकार की डिक्री के ऊपर ही तो बोल रही है, क्यों नहीं कह सकती है? आफ्टर ऑल ये चेक एंड बैलेंस किस लिए है? अभी उस पर भी और खतराएं आ रही हैं, उसके बारे में मैं और चलना नहीं चाहती कि सरकार सबको नियुक्त खुद करना चाहती है, जबकि ढांचा ये था कि इक्वली पावरफुल 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ताकि एक दूसरे के ऊपर निगरानी रख सके, ताकि कोई भी ज्यादा पावरफुल होके दूसरे को दबाए नहीं। तो सरकार यदि सब चीज करने लग जाएगी तो फिर कोर्ट का और बाकी जो जुडिशियल पावर है, जो या लेजिस्लेटिव पावर है, वो कहाँ जाएगा? आप तो बिल को पार्लियामेंट में रख नहीं रहे हैं डिबेट के लिए। तो ये चीजें हमें समझने वाली बातें हैं। तो ये हमारे साथ 2 नागरिक अधिकार संगठनों के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आरटीआई के लिए, जिन्होंने पीडीएस के लिए और तमाम चीज़ों के लिए संघर्ष किया, और अब उनके मन में नए कानून को लेकर, नई चीज़ों को लेकर के तमाम सवाल हैं, और आपके लिए उनका संदेश ये है कि आप जहां हैं वहीं से सवाल उठाएं। नमस्कार।